ज़ाहिर कल DGISI का नोटिफिकेशन आ गया। आप इस सारे के सारे अमल में थे। आप शामी महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब, जब खबरें आ रही थी, क़यास राइयाँ हो रही थी कि जी मामला ठीक नहीं है, सेम पेज मुतासिर हो गया है। अब नोटिफिकेशन आया, मगर उन्हीं DGISI का आया जिसका 19 दिन पहले प्रेस रिलीज आई थी। ये क्या मामलात हुए बीच में कि 19 दिन लेट हुआ और फिर 24 दिन बाद तैनाती होगी? क्या ऐसी वजूहात थी? अच्छा, जो टाइम ज़्यादा है कि क्यों वो फौरी तौर के ऊपर नहीं किया गया, उसकी तो बड़ी वाज़ेह वजह है, और वो है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है वो सारी दुनिया जानती है, उसको दुनिया की नज़रें लगी हुई है। एक इंतहाई नाजुक मरहले से गुजर रहा है अफ़गानिस्तान, और वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी कि एक कंटिन्यूटी हो, और अगर चेंज भी होने जा रही है तो उसके अंदर एक टाइम पीरियड हो जिसके अंदर वो ट्रांजिशन की जा सके। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इनफरादी ये काविश नहीं होती, और इदारा जो है बहैसियत मजबूरी इन मामलात से डील करता है, लेकिन उसके बावजूद इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अगर एक शख्स जो बहुत अरसे से डील कर रहा था, तमाम एक्टर्स के साथ बराह रास्त कॉन्टैक्ट में था, तो उसकी अपनी अहमियत भी होती है। तो वो ट्रांजिशन का जो टाइम है वो क्यों 24 दिन आगे, उसकी तो बड़ी बुनियादी वजह ये है। दूसरा, वज़ीर आज़म ने जो एक पोजीशन ली या उन्होंने जो फैसला किया था वो प्रोसेस के ऊपर था। उनको वो उस दिन पहले दिन भी यही कह रहे थे कि मुझे कोई ऐसी खबर नहीं, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जो ये कहे कि जनरल नदीम मंजूर जो हैं वो बेहतरीन कैंडिडेट नहीं है इसके लिए, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि एक बाकायदा अमल से गुजरा जाए। उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ के साथ बैठे, मुशावरत की, और उसके बाद जो रिकमेंडेशन आई हुई थी वो रिकमेंडेशन उनको ठीक लगी, तो उनका कोई अना का या ज़िद का तो मसला था नहीं। क्योंकि कल के प्रेस रिलीज में आया कि उन्होंने इंटरव्यूज भी किए, तो क्या पहले जो प्रेस रिलीज आ गया SPR का वो वज़ीर आज़म को बताए बगैर आ गया, वज़ीर आज़म से मिलवाए बगैर आ गया? क्या हो गया था कि जिसकी वजह से उन्होंने बाकियों के भी इंटरव्यूज किए और उसके बाद नदीम मंजम साहब को फाइनल किया? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक प्रोसेस की बात थी, एक ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन के अंदर इसी तरीके से अपॉइंटमेंट्स होती हैं, और वज़ीर आज़म की जो राय थी वो ये थी कि अगर इस प्रोसेस को हमने फॉलो किया तो उससे बेहतर फैसले होंगे। और वजह उसकी शायद यही है कि जो क़यास आराई हो रही थी उससे बिल्कुल बरक्स सूरत हाल है, क्योंकि एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप है। सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो पूरे तौर पर इस बात को रिकग्नाइज़ करती है, इस बात के ऊपर एतमाद रखती है कि फ़ौज से जो भी उनके अपने आईनी रोल के अंदर जो भी मदद मांगी गई है, भरपूर तरीके से वो मदद हमें मिली है। उस इदारे पर भी एतमाद है, उस इदारे की लीडरशिप पर भी एतमाद है। इसीलिए शायद वज़ीर आज़म ने ये समझा कि अगर उसमें 2-4 दिन लग जाएं और कोई थोड़ी इख्तिलाफ़ राय भी नज़र आए तो उसमें कोई इतना हर्ज नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो रिलेशनशिप है फ़ौज की तरफ से भी भरपूर तरीके से जो सिविलियन अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट भी किया गया, उसको फॉलो भी किया गया है। तो इसलिए शायद इतना बड़ा ख़तरा नहीं था जितना लोग समझ रहे थे। हाँ, पाकिस्तान की जो तारीख गुजरी है उसको देखते हुए बात समझ में आती है क्यों लोगों के दरमियान दिमाग में इतने ज़्यादा सवालात थे और लोगों को ख़तरा महसूस हो रहा था। लेकिन क्योंकि मैं बराह रास्त, जैसे आपने कहा, उस प्रोसेस के अमल के अंदर हम एक हद तक हिस्सेदार भी रहे, तो इसलिए मैं तो पहले दिन से सब लोगों को ये बोला था कि कोई बुनियादी मसला नहीं है और कोई वजह नहीं है कि अच्छा फ़ैसला ना हो, और जो सबको नज़र आए कि एक अच्छा फ़ैसला हुआ है। आपके इत्तेहादी भी कन्विंस्ड हैं इस बात पे कि दरार पड़ गई है? कामिल अली आगा साहब काफ लीग से, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब MQM से, उन्होंने भी कहा कि जी फिर जब ऐसी चीज़ें हो जाएं तो फिर उसके असरात होते हैं। तो सेम पेज बरकरार है या फिर वो बात नहीं रही है अब? देखिए, सेम पेज किस चीज़ के ऊपर है, ज़रा सा उसके ऊपर नज़र डालें ना। सेम पेज ये कहता है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक सिविलियन हुकूमत है जो फ़ौज को अपना मुखालिफ या अपना अल्टरनेट नहीं देखती, वो फ़ौज को देखती है एक पाकिस्तान की रियासत का सबसे मुनज़्ज़म इदारा, एक ऐसा इदारा जो बहुत ही मुख्तलिफ जहतों के अंदर हुकूमत की मदद कर सकता है। मैं ज़ाती तौर पे कोविड की बात कर सकता हूँ कि जिस तरीके से फ़ौज उस NCOC का हिस्सा है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वो शामिल थे, तो अगर वो ना हो तो हम ये इतनी जितनी हमने कामयाबी हासिल की वो ना कर सकते। इसी
तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें जहां बरह रास्त फौज का डायरेक्ट कोई मिलिट्री रोल ना भी हो, लोकस कंट्रोल के अंदर जो है वो फौज की ज़रूरत पड़ी। तो जहां जहां हमें ज़रूरत पड़ती है, और वज़ीर आज़म इसको दिल से भी समझते हैं, वो ओपनली इसके ऊपर बात भी करते हैं, और इसी तरीके से जो फौज की लीडरशिप है उसको नज़र आता है कि हुकूमत जो है वो फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक हो या ना हो, लेकिन जो भी फैसला हो रहा है वो मुल्क की बेहतरी देखकर हो रहा है, उसके अंदर कोई ज़ात की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप है, और इसीलिए क्योंकि ये एक निस्बतन नया रिश्ता है, और ये पाकिस्तान की एक हद तक आप अगर देखें ना शाहज़ेब, ये एवोल्यूशन का भी हिस्सा है। देखें, आज से सिर्फ 8 साल पहले तक, आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई सिविलियन टू सिविलियन पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर ही नहीं हुआ। 2013 में ये पहली दफ़ा मुमकिन हुआ, 2018 में वो रिपीट हुआ। दोनों दफ़ा जो पार्टीज इलेक्शन हारी उनको बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उन्होंने लीगैलिटी उसकी एक्सेप्ट की, तस्लीम की, और पार्लियामान का के हिस्सा बने। तो आहिस्ता आहिस्ता मेचोरिटी आती है डेमोक्रेसी में, और इसी तरीके से सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स के अंदर भी जो है वो एक मेचोरिटी के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा इसका मिसाल है कि ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां एक कोई इशू के ऊपर एक से ज़्यादा राय हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बिल्कुल सिस्टम ही डिसरप्ट हो जाए, रप्चर हो जाए, या वो वन पेज जिसको कहते हैं, वो वन पेज बड़ा सादा सा है, जो आईनी जिम्मेदारी जिसकी है वो पूरी करेगा। फौज सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म इदारा है, तो उनकी जो सिर्फ अस्करी जिम्मेदारी है उससे ज़्यादा भी सिविलियन हुकूमत उनसे मदद जो है वो हासिल करने की कोशिश करेगी। फौज सिविलियन अथॉरिटी को एक्सेप्ट करेगी, और प्रोफेशनलिज्म आर्मी को सिविलियन अथॉरिटी एक्सेप्ट करेगी। ये है वन पेज, और इस वन पेज के अंदर मेरे ख्याल में कोई चेंज नहीं है। वैसे तो फिर आपकी हुकूमत को, जो ज़ाहिर है अब आखिर के 2 साल हैं और बड़े मुश्किल फैसले भी हैं, IMF का प्रोग्राम भी है, उस तरफ भी मैं आ रहा हूँ, मगर सियासी इस्तेहकाम आपको के लिए बड़ा लाजमी है। बलूचिस्तान में अचानक बाप पार्टी में टूट फूट हुई, हुकूमत चली गई, नई हुकूमत बनने जा रही है, अपोजिशन सड़कों पर है। पंजाब और मरकज़ में क्योंकि आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, इत्तेहादियों ने पिछले दिनों अचानक शिकायत करना शुरू कर दी थी कि कारकर्दगी से भी हम मुतमईन नहीं है हुकूमत की, ये बातें भी उन्होंने करना शुरू कर दी थी। तो चीज़ें ठीक ही रहेंगी? आपकी हुकूमत को खतरात हो सकते हैं? अब नो कॉन्फिडेंस पंजाब में आ सकता है बलूचिस्तान के बाद, और हुकूमत डिस्टेबलाइज हो सकती है। देखिए, एक हद तक तो ये ख़तरात हमेशा से मौजूद हैं, उनका अक्सर जिक्र भी होता रहता है। अगर आपको याद हो कि जिस वक़्त शफी शेख का सेनेट का इलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद तो ये बहुत ज़्यादा गर्म खबर थी कि बस अगले हफ्ते जो है वो पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है, और उसके बाद कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर के ख़िलाफ़ आने वाला है। ऑपोजिशन की जहाँ तक आपने बात की, ये तीसरी दफ़ा है कि ऑपोजिशन सड़कों के ऊपर आ रही है हुकूमत के ख़िलाफ़। तो वो एक हद तक तो ये पाकिस्तान के जमहूरी अमल का हिस्सा है कि, और आइन के दायरे के अंदर अगर आप रहते हुए ये करना चाहें तो कोई इसमें आपकी ममानियत भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमारा मानना यह है कि जिस तरीके से पहले 3 साल जो गुजरे हैं, हुकूमत ने इन तमाम चैलेंजेस को फेस भी किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी रही है। इसी तरीके से अगले जो पौने 2 साल के करीब रह गए हैं, उसके अंदर भी हुकूमत जो है वो इस्तेकाम के साथ काम करती रहेगी, और जो भी जिम्मेदारी है, जो हमारे ख्याल में तरजीहात हैं जिनके ऊपर हुकूमत को काम करना चाहिए, वो काम भरपूर तरीके से जारी रहेगा।